तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 6 को। तो यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। इसमें देखो आर्टिकल 43V जब हमारे संविधान में डाला गया, ठीक है ना, इंसर्ट किया गया, तो यहाँ पर ये किस बारे में था, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फंडामेंटल ड्यूटी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, और यहाँ पर है फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर इसी के बारे में बेसिकली यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है ना 43V, यहाँ पर जो है ना सोसाइटी को कोऑपरेट करने के बारे में यहाँ पर डायरेक्शन देता है। तो इसमें देख सकते हो कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच कम्स अंडर आर्टिकल 43V। तो इसका PDF फाइल आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को हम। तो इसमें देखो भारत का जो संविधान है, इसमें कोई पर्सन मान लो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है, तो इसके लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज, एलिजिबल एज कितना है प्रेसिडेंट बनने के लिए। ऑप्शन में कितने हैं, 25 है, 40 है, 35 है, यहाँ पर 45 है। तो मिनिमम एज यहाँ पर 35 चाहिए किसी भी पर्सन को बनने के लिए। और इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल होना जरूरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो उसको भी देख लेते हैं वहाँ की क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे इसमें देख लो आर्टिकल 58 जो है ना, यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि कौन लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद इसका मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, और ये यहाँ पर क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट का बात हो रहा है। तो ये सब क्राइटेरिया था प्रेसिडेंट बनने के लिए, जो किसी पर्सन को मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं अब। इसमें देखो अगर कोई बैट्समैन, है ना, बॉल को 2 बार हिट कर दे, इसके पीछे पर्पस चाहे यहाँ पर विकेट को प्रोटेक्ट करना हो या फिर कॉन्सेंट फ्रॉम ऑपोजिशन, दोनों में से कुछ भी केस हो ना, उस केस में यहाँ पर रिजल्ट क्या होने वाला है, यानी कि बैट्समैन को वार्निंग दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर डेड बॉल, या फिर बैट्समैन को आउट, या फिर यहाँ पर ये तो गलत ही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, बैट्समैन को इस केस में यहाँ पर आउट दे दिया जाएगा। तो क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स हैं, उसी में से ये रूल भी एक है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे रूल नंबर 34 जो है ना, ये आपको विकिपीडिया पेज मिल जाएगा, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें देखो यहाँ पर स्टम्प्स का हाइट यहाँ पर 28 इंच होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछ ले कभी तो आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आउट देने के लिए ये बेल्स जो ऊपर पे रखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर नीचे गिरना बहुत ज़रूरी होता था पहले, लेकिन अभी यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं विकेट में, अगर लाइट जल गया वहाँ पर तो भी यहाँ पर आउट दे दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तेंदुलकर कमेटी। यहाँ पर ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, दूसरा तेंदुलकर है, उसके बारे में देखेंगे। जो रिपोर्ट 2011 बारे में यहाँ पर दिया गया था, तो ये किस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ है, कॉमर्स है, पॉवर्टी है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर गरीबी जो है ना, पॉवर्टी, इसी पर बेस्ड यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी है। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर देखो बेसिकली इसका नाम था सुरेश तेंदुलकर, है ना। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर में समझ लेना। और यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये रिपोर्ट जो तैयार हुआ था, ये जो है ना यहाँ पर देख सकते हो कि फैक्टर इन द मनी स्पेंट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन बिसाइड कैलोरीज इनटेक टू फिक्स अ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी रेखा को देखकर, है ना, यहाँ पर कितना खर्च करना चाहिए हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ये सारी चीज़ को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। इसमें जो है हमारे पास 2 बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है ब्रिटिश रूल को इंडिया में स्टेब्लिश होने के लिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला जो मेजर बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, जो यहाँ पर अंग्रेज को इस्टेब्लिश कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर नेम्ड द बैटल ईयर इन द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर दोनों के साल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, और यहाँ पर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यानी कि बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों बैटल के बारे में जान लो हल्का हल्का बेसिक आइडिया। तो सबसे पहले प्लासी का बैटल हुआ था, जो यहाँ पर सिराजुद्दौला जो बंगाल का उस समय नवाब था, और उसके जो यहाँ पर अलाइज थे फ्रेंच, यानी कि देखो फ्रांस बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर एनिमी था, दुश्मन था। तो ऑब्वियस सी बात है नवाब वो बंगाल का ही साथ देना था इसको, और दूसरे साइड में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। दोनों के बीच में 23 जून 1757 को बैटल हुआ, और इसमें जो है ना यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। और इसके बाद यहाँ पर डुअल सेशन को इस्टेब्लिश करेगा बंगाल में
कि जो भी राजकाज रहेगा वो संभालो, पैसे का काम हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाता है बंगाल में। इसके बाद बक्सर और बैटल जो बक्सर का हुआ था 1764 में, इसमें जो है ना जब इंग्लिश लोग यानी अंग्रेज लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखो अपोजिशन में कौन कौन थे। बंगाल के नवाब उस समय जो थे बेसिकली भाग चुके थे वहाँ से बंगाल को छोड़ के। अवध के नवाब और मुगल अंपायर जो शाह आलम द्वितीय थे, ये तीनों मिलकर लड़े थे और एक साइड में अंग्रेज थे, है ना। और इस बैटल में भी अंग्रेज जीतेगा। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो है ना नॉर्थ इंडिया का मान लो अवध वाला रीजन और बंगाल वाला रीजन में इस पूरे एरिया में पूरा वर्चस्व जम चुका था ब्रिटिश रूल का। अगले क्वेश्चन में है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल ये इसके ऑथर इनमें से कौन से इस बुक के। तो ऑप्शन में क्या है, अरुण सोरेन, और यहाँ पर शशि थरूर है, किरण बेदी है, और यहाँ पर नटवर सिंह है, के नटवर सिंह। तो यहाँ पर शशि थरूर जो है ना ये आपको मिलेंगे एमपी कहाँ से, तिरुवनंतपुरम, है ना, केरल से। तो बहुत पढ़े लिखे हैं ये, और इसी ने इस बुक को लिखा द ग्रेट इंडियन नोवेल। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत जानकारी। ये कांग्रेस के लीडर हैं अभी प्रेजेंट में। तो यहाँ पर देखो शशि थरूर के बारे में जान लो, कितने बड़े ये आदमी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। ये जब इंग्लिश बोलता है लगेगा अंग्रेज से भी अच्छा इंग्लिश बोल रही है। तो शशि थरूर जो है इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट, यानी कि यूएन में भी काम कर चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट, ठीक है, पॉलिटिशियन, कांग्रेस के ये राइटर हैं जो ये बुक लिखे हैं, ठीक है, और पब्लिक इंटेलेक्चुअल। बेसिकली जब भी ये यूके जाता है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पर ये ब्रिटिश को अच्छा खासा सुना के आते हैं। आप इसका इंटरव्यू देखे होंगे। और ये प्रेजेंट में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तिरुवनंतपुरम से, जो केरल का राजधानी है। 2009 से ये अभी तक वहाँ पर पार्लियामेंट है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर देख लो चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है ये। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें देखो केमिकल नेम ऑफ द बैटरी एसिड। तो बेसिकली बैटरी जो एसिड है ना बैटरी का, उसका यहाँ पर केमिकल नाम क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बोरिक एसिड है। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, यही एसिड को यूज करते हैं हम लोग बैटरी में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा यहाँ पर देख लो इसके बारे में, है ना, इसका केमिकल फार्मूला ये है, इसका यहाँ पर IUPAC नेम भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है, मोलर मास ये है, डेंसिटी ये है ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यहाँ पर अगर याद भी रखना है ना, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर 10 डिग्री से इसको नीचे लाएंगे ना ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 337 डिग्री सेल्सियस। और ये बेसिकली क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल, यानी कि इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज है। सबसे पहला बात तो यही है कि ये बैटरी में यूज होता है, तो बैटरी भी इंडस्ट्री में ही बनेगा, ठीक है। और इसको जो बैटरी में जो है ना लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि हरि सेन वाज अ कोर्ट पोएट, यानी कि कोर्ट में ये कवि थे, इनमें से कौन से रूलर के। तो यहाँ पर बिंदुसार है, समुद्रगुप्त है, बिंबिसारा, और यहाँ पर अशोका है। तो ये समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक कवि थे, और ये इसी के बारे में एक बुक भी लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हरि सेन के बारे में कि ये 4th सेंचुरी के संस्कृत के पोएट थे और गवर्नमेंट मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में, ठीक है। और इसी ने यहाँ पर देख लो 345 CE में डिस्क्राइब किया था ब्रेवरी ऑफ समुद्रगुप्त के, ये कितने महान थे इस बारे में। अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर पैसेज या फिर पास सेपरेट करता है अंडमान को, है ना, यानी कि लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। तो यहाँ पर निकोबार का बात नहीं चल रहा, अंडमान में ही कुछ टापू के नाम अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर कुछ के साउथ अंडमान है, कुछ के लिटिल अंडमान है। तो इसको सेपरेट करने वाला पैसेज का नाम क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, एमिंडिवी आइलैंड है, डंकन पैसेज है, रीयूनियन हॉट स्पॉट है, और यहाँ पर है मिनिको आइलैंड। तो यहाँ पर जो डंकन पैसेज है ना, ये यहाँ पर सेपरेट करेगा लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। तो इसको मैप के जरिए समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखो इस वाले मैप में जो है ना ये पूरा अंडमान निकोबार का मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर में है ये है आपका अंडमान, और नीचे वाला ये है आपका निकोबार। इसमें बहुत सारे टापू हैं। तो यहाँ पर जो ये छोटा सा पोर्शन है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो ये मैं घेर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, इसी को यहाँ जूम करके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला है, और नीचे वाला यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, ठीक है, लिटिल अंडमान ये वाला। तो यानी कि यहाँ इसके बीच में यहाँ पर देख लो डंकन पैसेज है जो इसको सेपरेट कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाला पैसेज कौन है, डंकन पैसेज। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अमित यहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये मैक्सिमम कितने जगह से लड़ सकता है, कहने का मतलब ये है बेसिकली इलेक्शन में
पार्टिसिपेट या फिर कॉन्टेस्ट कितने जगह से कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन में क्या है, इनफाइनाइट है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो ये दो जगह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मोदी जी ये लड़े थे वाराणसी से, ठीक है, और ये गुजरात में बड़ोदरा से लड़े थे। तो यानी कि 2 जगह से, अब दोनों जगह से जीत गए ये, तो क्या ये दोनों जगह के मेंबर बनेंगे? नहीं, ये एक जगह के बनेंगे। जैसे ये वाराणसी के पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यानी कि जब ये वाराणसी से बन गया तो अब बड़ोदरा का कौन बनेगा, वहां पर फिर से इलेक्शन होगा और वहां पर जो जीतेगा वही बनेगा, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये जो कानून है ना कि अंडर सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके तहत यहाँ पर मैक्सिमम 2 जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी मतलब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ सकते हैं लोकसभा का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का ये कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। तो आर्टिकल 37 है, 45 है, 42, 31। तो यहाँ पर जो 37 है ना ये एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट, यानी कि इसको कैसे अप्लाई करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा ना ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल 37 के बारे में। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। और बेसिकली यहाँ पर जो है ना ये इंश्योर कर रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, यानी कि भलाई के लिए यहाँ पर काम हो सके। अगले क्वेश्चन में है कि लार्जेस्ट स्तूपा है ना, ये जो बौद्ध धर्म में है ना स्तूपा, तो लार्जेस्ट ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये फिर कौन सा है? तो यहाँ पर है केसरिया, ठीक है, ये मिलेगा आपको चंपारण बिहार में, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं मैप में, सॉरी इमेज में, कि ये किस तरह के दिखते हैं। यहाँ पर देख लो केसरिया स्तूपा जो है ना बुद्धिस्ट स्तूपा केसरिया है, और इसका डिस्टेंस लगभग 110 किलोमीटर पटना से पड़ेगा, चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण में, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर ये है स्तूपा, इस तरह के दिखते हैं। और इसका यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है ये लगभग 400 फीट है, और इसका हाइट कितना है 104 फीट, यानी कि 32 मीटर के आसपास इसका हाइट है। तो ये काफ़ी बड़ा है ना, और इंडिया का ये सबसे बड़ा स्तूपा है। अगले क्वेश्चन में देखो इनमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी लेड कर रहा था पंजाबी सूबा मूवमेंट, यानी कि पंजाब एक अलग स्पेशल जो है ना स्टेट बने। जैसे कि अगर हम पंजाब के बारे में बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, तो पहले तो पंजाब का साइज काफ़ी बड़ा था। इसमें से बेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जो ईस्ट बचा ना वो भारत में है। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक मूवमेंट चला था कि ये अलग एक जो है ना स्टेट बने पंजाबी स्पीकिंग वाला। तो वहाँ पर इस मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे, ये थे अकाली दल, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ना ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अली अकबर खान से है ना। अली अकबर खान यहाँ पर इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, है ना। इनमें से यहाँ पर देख लो सारंगी है, मंजीरा है, सरोद है, या फिर वीणा है। तो यहाँ पर ये सरोद के एक्सपर्ट थे, सरोद ही बजाते थे। तो हम अकबर अली खान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत जानकारी। तो देख लो इसका जन्म 14 अप्रैल 1922 को शिवपुर बंगाल में, उस समय जो है ना ये पूरा बंगाल था, लेकिन अभी ये प्रेजेंट डे में बांग्लादेश में पड़ता है। इसका जो डेथ हुआ था ये 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था। और ये कंपोजर था सरोद प्लेयर, और सरोद प्लेयर थे, टीचर भी थे, है ना। और ये प्रेजेंट करते थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को वेस्टर्न ऑडियंस को, यानी कि यूएस में। अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा एसिड स्पिनाच में यहाँ पर मौजूद, यानी कि पालक का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड है। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड इसमें मौजूद होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फर्स्ट ओडिसी डांसर, यानी कि सबसे पहला ओडिसी डांसर जो उड़ीसा से है, ठीक है, और जिसने सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड को 2000 ईस्वी में जीता हुआ था। तो यहाँ पर देखो रुक्मिणी देवी, और यहाँ पर है केलुचरण मोहपात्रा। तो यहाँ पर यही है केलुचरण मोहपात्रा, इसी ने सबसे पहले जो है ना 2000 में पद्म विभूषण किसके फील्ड में, ओडिसी डांसर के फील्ड में, जो उड़ीसा से थे, सबसे पहली बार जीता था। तो यहाँ पर देख लो इसका इमेज है ये, और इसके बारे में ये जान लो कि इसका जन्म 8 जनवरी 1926 को, और ये 2004 में इसका डेथ हो गया 7 अप्रैल को, और ये फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एज ऑफ मार्च 2022, या फिर अभी प्रेजेंट डे ले लो, है ना। तो इसको हम हटा भी सकते हैं
यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटेबल पास इन इंडिया। यानी कि मोटेबल का मतलब ये है कि वहाँ पर गाड़ी चल सकता है ना, मोटर व्हीकल वहाँ पर चल सकता है उस पासेस पर, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से उसको बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी और संस्थान के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, उमलिंगला, चांगला या फिर लनकला या फिर खारदुंगला, ये पासेस हैं। जो 4th नंबर खारदुंगला, ये जो है ना ये सबसे हाईएस्ट है, लगभग 6000 मीटर के आसपास इसका हाइट है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में ये जान लो कि खारदुंगला पास जो है ना ये हाईएस्ट मोटेबल पास इंडिया का है और ये लेह को सियाचिन से कनेक्ट करता है और इसका एलिवेशन जो इस पास का है ना लगभग 6000 मीटर है सी लेवल से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले में क्या है कि अलीवर्दी खान जब जिसका डेथ हो गया था 1756 में, इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यही बने थे। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट द बैटल ऑफ प्लासी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उस समय जो लीड कर रहा था ये था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी में ये लोग जीत भी गए थे बंगाल के नवाब से, जिसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर 4th है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर दोनों करेक्ट थे। अगले क्वेश्चन में कि होजागिरी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन में क्या है, गोवा है, कर्नाटक, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये मिलेगा आपको त्रिपुरा में, त्रिपुरा की ये फोक डांस है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं फोक डांस। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं कि होजागिरी जो फोक डांस है ना, इसको सबसे पहले त्रिपुरी लोग परफॉर्म करते हैं और इसमें 4 से 6 लोग का मेंबर होता है जो परफॉर्म करता है इस डांस को। जैसे इसमें देख लो, यहाँ पर कितने पीपल हैं, 6 पीपल हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, यहाँ पर फीमेल है जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रेलवे का क्वेश्चन कि हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इज लोकेटेड एट, ये मिलेगा आपको कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में एक और हेड क्वार्टर है साउथ ईस्टर्न रेलवे, है ना, SER का। यहाँ पर ये क्या है, ये ईस्टर्न रेलवे और यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे, दोनों का यहाँ पर हेड क्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में ही। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं करना। अगर कभी पूछ ले साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता में ही मिलेगा हेड क्वार्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो यहाँ पर देख ही लो, अभी तक हम जितना भी सेट किया है ना, वहां पर सेंसस का क्वेश्चन कितने सारे मिले हैं। किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर 1 क्वेश्चन है, लेकिन मिल ही रहे हर एक सेट में लगभग। तो यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, तो इसको आप कभी छोड़ना मत, ठीक है। सेंसस वाला डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे। तो इसमें जो है ना, विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर आपका सिक्किम आंसर होगा। इसको हम कई बार डिस्कस किए हैं, है ना। हाईएस्ट यूपी है, सबसे लोएस्ट सिक्किम का पॉपुलेशन है। और अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे लोएस्ट किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे हाईएस्ट बिहार का है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी के केस में। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे लोएस्ट है सिक्किम का और सबसे हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो, महावीर जयंती को सेलिब्रेट इनमें से कौन से मंथ में किया जाता है। ऑप्शन में क्या है, मई, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर मंथ का बात इसलिए हो रहा है कि इसका जो जन्म है ना, इसको याद रखा गया है चंद्रमा के हिसाब से, है ना, यानी कि मून के हिसाब से। तो इसी वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर में थोड़ा सा वेरी करता है हर एक साल। जैसे कि अगर मान लो ईद वगैरह है, चांद के हिसाब से मनाते हैं, तो इसीलिए वहां पर भी देखे होंगे कि वेरी करते रहते हैं कभी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 2nd नंबर अप्रैल। तो इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। बेसिकली इसका जो बर्थ होता है ना, ये सेलिब्रेट करता है मार्च अप्रैल में, कभी कभी मार्च में भी होता है, कभी कभी अप्रैल में। तो अप्रैल ऑप्शन में था, तो अप्रैल हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगर हम 2023 की बात करें तो ये 4 अप्रैल को है, ठीक है, ट्यूसडे को इसका महावीर जयंती है। अगले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मार्शल आर्ट डेट ओरिजिनेट इन मॉडर्न डे केरला, यानी केरला से ओरिजिन हुआ इनमें से कौन से मार्शल आर्ट का। तो यहाँ पर जो कलारी पयट्टू है ना, पयट्टू, कलारी पयट्टू जो है, यही यहाँ पर मार्शल आर्ट है जो यहाँ पर केरला इसका ओरिजिन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी डॉटर थी। तो ऑप्शन में क्या क्या है, बाबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, अकबर है। तो यहाँ पर जो इल्तुतमिश है ना, इसी की यहाँ पर बेटी थी रजिया सुल्तान, और ये सबसे पहली महिला रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, या फिर कह सकते हो मुस्लिम रूलर में भी, ठीक है।
इससे पहले तो किसी को हक ही नहीं था किसी लेडीज को या फिर किसी महिला को शासिका बनने का, यानी कि शासन करने का किसी भी राज्य पर। बाद में जाकर धीरे धीरे चेंज होने लगा, कई सारे हिंदू राज्य में भी फिर महिला शासक बनी थी। तो यहाँ पर बाबर तो नहीं था ना, तो सबके बारे में जान लो। इससे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सलेब डायनेस्टी का फाउंडर थे। और इसी के बाद जो है ना यहाँ पर उत्तराधिकारी बना था इल्तुतमिश, ये इसका सलेब था। और इसकी बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो 1948 में 23 कंट्री मिलकर ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो भी अलग अलग देश व्यापार करते हैं ना उसी को एडमिनिस्टर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये किस बारे में था? तो यहाँ पर देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल रेसिप्रोकल ट्रेड एसोसिएशन, या फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और यहाँ पर नीचे सबसे वर्ल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ना जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बेसिकली इसी को लेकर ये ग्रुप बना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना ये थोड़ा अलग है, ठीक है। बेसिकली ये भी ट्रेड को लेकर ही बनाया गया है, उसी को जो है ना अच्छे तरीके से करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस इसमें दिए हुए हैं। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टेक्निक, यहाँ पर देखो रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, सर्जरी या फिर केमोथेरेपी, इनमें से कौन सा टेक्निक कैंसर सेल जो है ना उसको डैमेज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं? बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। तो यहाँ पर रेडियोथेरेपी इसका आंसर होगा। इसका यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं जो कैंसर सेल है ना इसको डैमेज करने के लिए। तो इसमें देखो कुछ इस तरह का होता है इसका प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से ये कंपाउंड रेडियो एक्टिव और इसी से हम लोग यहाँ पर सेल को डैमेज करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी कैंसर सेल है ना उसको डैमेज करके खत्म कर देना इसका मकसद होता है। तो इसी को यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं या फिर रेडियोथेरेपी। तो ये रेडिएशन की मदद से यहाँ पर कैंसर सेल्स को किल कर देता है और इसको श्रिंक कर देता है ट्यूमर को, ठीक है। तो फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।